नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का महत्व क्यों बढ़ रहा है। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि क्षेत्रक 3 तरह के होते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि और कृषि से उत्पादित वस्तु से संबंधित होता है। द्वितीयक क्षेत्रक में उद्योग से संबंधित है और तृतीयक क्षेत्रक में सेवा क्षेत्रक से संबंधित है। तो तृतीयक क्षेत्रक का महत्व क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्रक के उत्पादन में हुई। परिणाम था वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभरा। आगे हम देख रहे हैं कि भारत में तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। यहाँ सवाल ये है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले कि किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। दूसरा कारण कि कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाएं की मांग भी उतना ही अधिक होगा। तीसरा कारण है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। तो आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में, इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। चौथा जो कारण है, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्रक की सभी सेवाओं में समान रूप में समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्रक कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं को संचालित सीमित जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर
नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अधिकांश लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं इस चार्ट के द्वारा, यहाँ है ये दो खंड दिखाया गया है जिसमें रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी परसेंटेज में दिखाया गया है। यहाँ पर 1972-73 और 2011-12 का दिखाया है। ये ब्लू वाला जो है वह आपका प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से संबंधित है। जो रेड कलर में दिख रहा है वह द्वितीय क्षेत्र से है और जो येलो कलर में है वह तृतीय क्षेत्र का है। तो इससे पहले यहाँ रेखाखंड जो चार्ट दिखाया गया है, ये आलेख द्वितीय में देख सकते हैं कि 1973-74 और 2013-14 में कृषि क्षेत्र का महत्व अधिक था, जबकि 2013-14 में तृतीय क्षेत्र का महत्व सबसे अधिक हो गया। तो इन दोनों आलेखों की मदद से हम देख सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है, यद्यपि स-ख-उ में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। आलेख 3 में वर्ष 72-73 और 2011-12 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, आगे कह रहा है कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। तो आलेख स-घ-उ में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका स-घ-उ में उत्पादन केवल 1/4 है। इसका तुलना द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का स-घ-उ में 4/5वां हिस्सा है, परंतु इस क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अतएव यद्यपि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास
2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। अब देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उसका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को ही छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं। ये लोग अलग से यानी खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। चूँकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। इसलिए दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन भी करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोग की आय से परिवार के कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश में रहते हैं, काम करते हैं, जैसे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य करने वाले जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम कर पाते हैं। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे अन्य काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है, जिससे कि बेरोजगारी दूर हो सकती है।